some questions. What should be the angle between 2 Newton and 3 Newton force so that their resultant is 4 Newton? So that their resultant is 4 Newton. So that their resultant is 4 न्यूटन. बताओ 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स के बीच में कितना एंगल हो कि उन दोनों का रिजल्टेंट 4 न्यूटन आ जाए. कोशिश करो. स्ट्रेट क्वेश्चन है तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा. पहली बात तो यहां पर सिर्फ मॉड 4 न्यूटन बोल रहा है, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा है यहां पर. इसलिए r का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये आपके पास हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 इज 12 कॉस थीटा. ठीक. 9 और 4 कितना हो गया 13. तो 16 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो आपके पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 12 और 1 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. इसके आगे आप फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं आते हैं, जो जरूरी भी नहीं है आपको फिलहाल आना. तो आंसर आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 4. तो आप बस इतना लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4 एंड दिस इज योर आंसर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चेक करो. हो गया साहब? चलो अब देखो एक सवाल लिखवा रहा हूं, उससे आपका ए और बी कौन सा माना जाता है इसका बिल्कुल दिमाग से आपके डाउट निकल जाएगा. एक सवाल पे the resultant of two forces, the resultant of two forces 12 Newton and 3 Newton is 13.74 Newton. ठीक है. Find the angle between two forces. Find the angle between two forces. What is the direction of resultant force?
with respect to 12 Newton force. What is the direction of resultant with respect to 12 Newton force? अब जरा गौर सोचो, वो कह रहा है कि रिजल्टेंट 12 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है इसी को ए मान लो। तो इसमें ए किसको मानोगे बेटा? 12 न्यूटन वाले फोर्स को। क्यों? क्योंकि उसी के साथ एंगल पूछ रहा है। कोशिश करो सवाल की। सब लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठिए बेटा। एक भी बच्चा दिख रहा है मुझे, 2 बच्चे दिख रहे हैं बस। जल्दी से कैमरा सब लोग ऑन करके बैठे। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, क्योंकि देखो एंगल पूछा है रिजल्टेंट का, तो ये अल्फा माना जाएगा इनके बीच का एंगल। समझ आई बात? R square is equal to A square plus B square plus twice of AB cos theta। तो R का स्क्वायर कितना हो गया? 13.74 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस B कितना है हमारे पास? 3। तो यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 12 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अरे बोलो हाँ कि ना? इसको सॉल्व करोगे तो 72 cos theta is equal to 36। तो cos theta की वैल्यू आएगी 36 डिवाइडेड बाय 72 यानी कि 1/2। और cos theta अगर 1/2 आया है आपका, तो theta is equal to अपने आप कितना हो जाएगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू अपने आप 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। एक आंसर तो आपका आ गया कि दोनों वेक्टर्स 12 और 3 न्यूटन का जो फोर्स है उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। एक बात तो आ गई। अब दूसरा पार्ट जो आपको सॉल्व करना है वो ये है कि इस ए के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये लगाएंगे फॉर्मूला। हाँ, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम।
और इसमें ए का रोल कौन प्ले करेगा, 12 वाला प्ले करेगा, इसलिए यहां पर आएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो यहां पर 3 इंटू साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय ए 12 प्लस 3 ऑफ कॉस 60, ये आएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, आई बात समझ में, ये सही है। अब 3 इंटू रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 इंटू 1/2, ये इसको सॉल्व करने वाली बात है। तो 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो आप कहां तक छोड़ देंगे इसको, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 27, यहां तक छोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसको आप नहीं चाहो तो सॉल्व कर सकते हो टेबल देख के, क्योंकि हर एक को याद नहीं होती वैल्यू, मगर आप यहां तक भी लिख के आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल। अब जरा देख के बताओ तुम्हें डाउट समझ में आया, कुछ कुछ क्लियर हुआ डाउट कि किसको ए मानते हैं किसको बी मानते हैं? तो जिसके साथ सवाल, देखो सवाल में कुछ नहीं दिया है तो दोनों में से किसी एक को अपने मन में ए मान लो, मगर जिसको ए मानो उसे अंत तक ए मानना है एंगल निकालते वक्त भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका ध्यान रखना। और क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि 12 वाले के साथ 12 न्यूटन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 वाले को क्या मान लो, ऑब्वियस सी बात है क्या मानोगे, उसे मान लोगे ए। एक डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पर फोर्सेस दिए नहीं होते, फोर्सेस का रेशो दिया होता है। कैसे, ध्यान देना। सवाल है टू फोर्सेस आर इन रेशियो, आर इन रेशियो ऑफ 3:5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स अगर 3 न्यूटन का है तो दूसरा वाला 5 न्यूटन का है, अगर एक 15 न्यूटन का है तो एक 25 न्यूटन का है, तो उनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, उनका रेशियो फिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो फोर्सेस हैं, उनका रेशियो है 3:5 का, ठीक। रिजल्टेंट है 35 न्यूटन और एंगल है 60 डिग्री। फाइंड आउट फोर्सेस, निकालो बताओ। हो गया सब? कोशिश करो जल्दी से।
ठीक, देखो ऐसा कभी सवाल जब आए ना बेटा, तो अगर F1 को मैं 3F मानता हूं तो F2 को मैं 5F मान सकता हूं। ठीक है, इस तरह करो, ये तो करेंगे। अगर F1 की वैल्यू मैंने 3F मानी है तो F2 कितना मानूंगा, 5F। इसको बिल्कुल भी ऐसे मत कर देना कि भाई एक 3 है और एक 5 है, रेशो दिया हुआ है, वैल्यूज नहीं दी है उसकी। एक को 3F मान लिया तो अपने आप दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा अपने आप 5F हो जाएगा, बस। रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 35। तो वही फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखना, तो 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ एफ इंटू 5 ऑफ एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, चेक करो। तो 35 इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा बेटा यहां पर, नाइन एफ स्क्वायर प्लस 25 एफ स्क्वायर प्लस 10 30 एफ स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60। तो इसे तुम्हारे पास बेटा एफ की वैल्यू निकल आएगी, चेक करो। इससे क्या निकल आएगा, एफ निकल आएगा। और एफ जो आपके पास निकल के आएगा, चेक करो, एफ जो आपके पास निकल के आएगा वो निकाल सकते हो एफ। cos 60 कितना होता है, बताओ। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2, इस 2 से ये 15 बार कट गया, तो 15 ये है, 25 ये है, तो ये हो गया 49 एफ स्क्वायर। चीजें आसान हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये 7 एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू 7 ऑफ एफ, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 7, और ये आ गया 5। तो ये एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, जो अननोन एफ था। तो एक है 3F, तो एक हो गया 15 न्यूटन और एक हो गया 25 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई। ये एफ निकाला है हमने, एफ की वैल्यू ये न्यूटन में नहीं आएगी। अरे बोल रहे हो, एफ निकाल दिया, एफ कितना आ गया 5। एक हो गया, कितना था, एक था हमारे पास 3F, तो एक हो गया 15 न्यूटन और एक हो गया 25 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई। अभी बहुत कठिन, तो तुम्हारे हिसाब से थोड़ा कठिन सवाल है, ध्यान से करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, अब तक हमने देखा था कि हमने फोर्स को सिर्फ एक अल्फाबेट से लिखा था। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना। एक फोर्स मेरे पास है P प्लस क्यू, और एक फोर्स है मेरे पास P माइनस क्यू। ये P और Q कुछ होंगे। एक फोर्स है मेरे पास P प्लस क्यू और एक फोर्स है मेरे पास P माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो अगर इनका रिजल्टेंट जो है वो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। एक फोर्स है P प्लस क्यू और एक फोर्स है P माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो कि इनका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आए। कोशिश करो, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सवाल है। बेटा पहली बात तो ये है कि थोड़ा समझ जाओ, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि कोई भी ग्रुप में मैसेज नहीं करेगा, तुम्हें पढ़ाने के बाद जितने मैसेज करने हैं कर लो, मगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और तुम व्हाट्सएप पर तुम कह रहे हो कि इसका सोल्यूशन कोई भेज दे, तुम कर क्या रहते बैठे बैठे वहां पर। कोई तरीका होता है कि इसका सोल्यूशन भेज दो, उसका भेज दो, इसका भेज दो।
तुम्हारा दिमाग सामने चलना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए पीछे इसके? दो तीन साल से आपने टीचर देखा नहीं है सामने बेटा। कोई मैसेज नहीं करेगा बेटा ग्रुप के अंदर क्लास के टाइम पर। कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कोई सॉल्यूशन मांग रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, और एक बार आप अलाउ कर दीजिए, उसके बाद तो फिर खत्म ही है सारा मामला। लगता है टीचर डर गया हमसे, अब तो कुछ कहेगा नहीं। मजाक बना के रखा हुआ है यार। हो गया साहब? इसको मैंने मान लिया F1 फोर्स है, इसको मैंने मान लिया F2 फोर्स है। एंगल निकालना है इनके बीच का, तो वही आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर आएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इसी कॉस थीटा पे थीटा निकालना है आपको। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से आएगा आपके पास, देखो बेटा सुना ध्यान से, इसमें आएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू पॉजिटिव, इसमें आएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू नेगेटिव, वो आपस में कट जाएगा, तो ये 2p स्क्वायर और 2q स्क्वायर बचेगा प्लस ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि p प्लस q इनटू p माइनस q का मतलब हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है बेटा, और देखना है यहाँ पे ध्यान से, इसमें p प्लस क्यू का स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू, इसमें भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी क्यू, इसके p क्यू कट जाएंगे तो क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व जब करोगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देखो यही आएगी। और इससे बेटा ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा, और 1/2 बचेगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इज इक्वल टू ऑब्वियस सी बात है कितना बचेगा 60 डिग्री,
आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई हाँ कि ना। समझ में आई? चेक करो, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर जल्दी से बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना वेक्टर एडिशन के लिए यही वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और यही करना है। इसके अलावा मैं आपको दो लॉज और सिखा रहा हूं यहाँ पर। एक का नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक का नाम होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मगर इसका ध्यान रखना, इसकी सिर्फ डेफिनेशंस आपको याद करनी है। इसको वैसे आपको सवालों में काम नहीं आने वाला। सवाल निकालने के लिए तो आपको यही सीखना पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। इससे आपके सारे सवाल निकल आएंगे जहां तक सवाल एडिशन का है। ठीक, मगर दो लॉज में और पढ़ा रहा हूं कि कभी कभार वो थ्योरी में आ जाते हैं कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मगर सवालों का उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये यही फॉर्मूला वहां भी इस्तेमाल होता है, मगर वो सिर्फ थ्योरी बेसिस के लिए याद रख लेना। सवालों के लिए आपके दिमाग में दो ही फॉर्मूले होने चाहिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, और एंगल निकालने के लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। भले ही आप इंजीनियरिंग की तैयारी करिए, इंजीनियरिंग करिए जाके कहीं पर कुछ भी पढ़िए और कुछ काम आने वाला नहीं है। मगर थ्योरी के लिए दो चीजें और लिखवा रहा हूं, तो लिखो साहब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूं। देखो, if two vectors are represented, if two vectors are represented, if two vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, by the adjacent sides, by the adjacent sides, by the adjacent sides, by the adjacent sides of a parallelogram, of a parallelogram, then the resultant is represented by, 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 then the resultant is represented by the diagonal of that parallelogram,
passing through the same point, passing through the same points, passing through the same points. सुनना ध्यान से मेरी बात बेटा, अगर आप दो वेक्टर्स को किसी दो किन्हीं दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स मान लेते हैं, किन्हीं दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स यानी कि एक के बगल में एक वाली साइड मान लेते हैं, तो उसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of that parallelogram will represent the resultant of these two vectors both in magnitude and direction. अब जरा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं. इसको मैंने क्लोन कर लिया, ये मेरे पास मान लो यहां पर A वेक्टर है, मैंने इसको भी क्लोन किया, ये मेरे पास B वेक्टर है. अब मैं इस B वेक्टर को इस पॉइंट पर लाके रख देता हूं, तो क्या ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स हो गई बेटा? बिल्कुल हो गई. एडजेसेंट साइड्स हो गई. क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स. तो इस वेक्टर को मैंने ये माना और इसको मैंने एज इट इज यहां पर रख दिया एक ही पॉइंट पर. ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, क्या होगा? डायगोनल. अब जरा ध्यान समझना, यहां पे तुम्हें यहां पर पैरेललोग्राम दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि दो साइड्स बनाई गई हैं, मगर अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, सुनना बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, इसको मैं ऐसे बना, अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बेटा पैरेललोग्राम है कि नहीं. तो ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा. If two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then the diagonal of that parallelogram will give the resultant of two vectors both in magnitude and direction. अब तुम्हें लगेगा कि नया रूल सीख लिया हमने. नया रूल नहीं है, ये पागल बना रहे हैं तुम लोगों को, ये ट्रायंगल रूल ही है. मगर गौर से सोचो, अगर ये हमारे पास बी वेक्टर है तो सोचो ध्यान से, ये भी बेटा मेरे पास क्या है? ये भी तो बी होगा, ये बी तो होगा. अगर ये बी है तो ये भी तो बी होगा. चेक करो, अगर ये बी है तो ये भी तो बी होगा. तो देखो ध्यान से, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर. तो अगर ऊपर वाले को भूल जाओ तो ये ट्राइंगल रूल तो है. नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. अगर मैं बी वेक्टर को यहां से उठाऊं, अगर मैं बी वेक्टर को यहां से उठाऊं और बी वेक्टर को यहां पे लाके रख दूं, तो यही तो होगा बेटा बी वेक्टर. दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये आर ही तो आएगा. तो वास्तव में है तो ये ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो है, मगर इसका नाम क्या रख दिया है? इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये कोई नई चीज नहीं है, बस तुम्हें इसकी डेफिनेशन याद करनी है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस डायग्राम को बनाओ और इसको बनाओ.
सुनना ध्यान से बेटा। अब गौर से देखो बेटा, यहां पर जो ओसी वेक्टर है वो एग्जैक्टली एबी वेक्टर के बराबर नहीं होगा। अगर वेक्टर बना दिया जाए तो ये हमारे पास कौन सा है, ओसी, एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली एबी के बराबर होगा। देखो ओसी एग्जैक्टली एबी के बराबर ही तो होगा अगर वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो। आइडेंटिकल तो है ही बेटा वो, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, तो ये हमारे पास बेटा कौन सा वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है। और ए बी किसके बराबर है, ए बी ओ सी के बराबर है, तो ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो गया। और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया ओ ए, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। और ये आर क्या है, ये डायगोनल है। अरे बोलो हाँ कि ना। इस वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे रखा तो ये ट्रायंगल रूल बन गया, मगर वैसे क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक। एक और होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, सवाल फिर तो एक ही याद करना है, कौन सा वाला, ट्रायंगल रूल। ठीक, चलें आगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले लिख लो फिर समझाता हूं इसको। आप इसमें भी देखोगे पॉलीगन लॉ के अंदर कि इसमें भी क्या छिपा हुआ है, ट्रायंगल लॉ छिपा हुआ है। कैसे, पहले लिख लो इसको एक बार। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, if number of vectors are represented both in magnitude, are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, by the sides of polygon, by the sides of a polygon taken in the same order, 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 then the closing side of the polygon, then the closing side of the polygon
then the closing side of the polygon will represent the resultant of all the vectors taken in both magnitude and direction. Taken in both magnitude and direction. मैं एक बार और बोल दूंगा, taken in both magnitude and direction. दोबारा लिख लो. If number of vectors are represented, if number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then the closing side of the polygon will represent the resultant of all the vectors both in magnitude and direction. सुनना ध्यान से, नाम के लिए रूल डिफरेंट है मगर इसके अंदर भी क्या छिपा हुआ है? ट्रायंगल लॉ, इसके अलावा कुछ नहीं है. सुनना ध्यान से, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास यहां बेटा बी वेक्टर है, ये हमारे पास यहां पर सी वेक्टर है, ये हमारे पास यहां पर डी वेक्टर. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर. क्या तुमको ये चार वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार वेक्टर्स हैं. चाहो तो और भी मान सकते हो, एक और मान लो. चलो, ये ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर है. अब ये सारे वेक्टर्स जो हैं 1 2 3 4 5, ये इसे किसी पॉलीगन की साइड्स मान लिया जाए, टेकन इन द सेम ऑर्डर. तो पहला वेक्टर अगर ये है तो पहली साइड ये हो, दूसरी साइड ये हो, तीसरी साइड ये हो, चौथी साइड ये हो और पांचवी साइड ये हो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कर सकते कि पहली ये हो और तीसरी ये हो और दूसरी हो ना. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो इसको पहला मानना हो, इसको दूसरा मानना हो, इसको तीसरा मानना हो, इसको चौथा मानना हो, इसको पांचवा मानना हो, तो साइड्स भी 1 2 3 4 5 भी होनी चाहिए. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, अगर इन साइड्स को जोड़ के एक पॉलीगन तैयार किया जाए, सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा. तो ये आपके पास पहली साइड क्लोन किया, इसको यहां रखा. दूसरी साइड ये आपके पास ये है, इसे क्लोन किया, इसको इसके ठीक ऊपर रख दिया, ये बी हो गया. बिना घुमाए, वेक्टर को घुमाते नहीं है, याद है कि नहीं? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, उसे रोटेट नहीं किया जाता. ठीक, बी हो गया. उसके बाद यहां पर लिया तीसरा साइड, सी क्लोन किया और इसके ऊपर रखा, तो ये हो गया आपके पास तीसरा वेक्टर. फिर आपने लिया चौथा वेक्टर, इसको लिया, इसको क्लोन करके वहां ले गए, तो ये हो गया आपके पास डी वेक्टर. और ये हो गया पांचवा वेक्टर, इसको लिया हमने क्लोन किया और यहां ले गए, तो ये हो गया हमारे पास ई वेक्टर. अब जरा ध्यान से देखना, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट, if number of vectors represent sides of a polygon taken in the same order. तो पहला वेक्टर a है, तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. क्या ये पॉलीगन बन गया? नहीं बना पॉलीगन, ये तो खुला हुआ है. तो अब जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, कौन साइड? क्लोजिंग साइड. तो क्लोजिंग साइड कौन सी होगी? यही तो होगी क्लोजिंग साइड. ये जो पीली वाली लाइन है, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये क्लोजिंग साइड है. तो ये क्या कहलाएगा? ये इन सब का रिजल्टेंट कहलाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर n वेक्टर्स किसी पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उस पॉलीगन को बंद करने वाली साइड होगी ना, पहले वेक्टर की पूंछ से लेके दूसरे आखिरी वेक्टर के हेड तक. याद करो, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक. तो ए के टेल से और ई के हेड तक एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ कर दिया. तो ये पीला वाला जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये इन सब का रिजल्टेंट. और गौर से सोचो, ये ट्रायंगल रूल ही चल रहा है. कैसे चल रहा है दिखाता हूं, तो ध्यान दो. अगर मैं a और b को ऐड करता हूं तो बेटा ये हमारे पास आएगा, ध्यान से, ये आएगा a प्लस बी.
आएगा कि नहीं आएगा ट्राइंगल रूल से? दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस क्या हो गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में जरा सी ऐड करो, तो ये जो हमारे पास आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब इस ए प्लस बी प्लस सी में डी ऐड करो, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और ए प्लस बी प्लस डी में ऐड करो तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, ये तो आएगा। तो गौर से सोचो, ये ट्राइंगल रूल ही तो है। अरे गौर से सोचो बेटा, ये ट्राइंगल रूल चल रहा है। तो ए और बी को ऐड किया तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी, ट्राइंगल रूल से। फिर इस ए प्लस बी के साथ सी को ऐड किया तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ए प्लस बी प्लस सी के साथ डी को ऐड किया तो कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के साथ ई को ऐड करा तो ये आ गया रिजल्टेंट, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो सोचो ये पीला वाला वेक्टर क्या है, सभी का रिजल्टेंट। तो गौर से सोचो, तो इसमें छिपा क्या हुआ है अंदर, ट्राइंगल लॉ। उस ट्राइंगल लॉ को मल्टीपल टाइम्स लगा दिया है तो क्या बन गया, ये पॉलीगन लॉ बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जल्दी से इस डायग्राम को नोट कर लो। हो गया बेटा? तो इसमें समझ में आया ये है क्या, ये क्या है, बेसिकली ट्राइंगल लॉ ही है, मगर इसको मल्टीपल टाइम्स लगा दिया गया। तो रूल आपको एक ही याद रखना है, कौन सा, सवालों के लिए बस दोनों की डेफिनेशंस याद रखनी है। ठीक है बेटा? ठीक है, कल मैं आपको सिखाऊंगा कंपोनेंट्स लेना वेक्टर। तो एडिशन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, कल से हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक। और दूसरी बात, कल आप एक शीट कर लाना बेटा, किसकी, 2 दिए शीट मैंने आपको डीबीपी, उसमें से फर्स्ट शीट कल डिस्कस करेंगे, ध्यान से कर ला उसको।